नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीसू का उपाध्यक्ष और पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। चंद्रभान जी, राजनीति में आने का निर्णय आपने कब लिया और कांग्रेस से जुड़ना कैसे हुआ? राजनीति में तो मैं छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय राजनीति में मैं 1980 में आया। स्वामी मान सिंह मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और उस समय राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था। एक किसान शक्ति का उदय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। तो मैंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत लोकदल पार्टी से की। पहला चुनाव भी मैंने मालपुरा से लोकदल पार्टी की तरफ से लड़ा। 1980-81 में मुझे पार्टी ने राजस्थान में प्रदेश युवा लोकदल का अध्यक्ष मनोनीत किया। उसके बाद में मैं युवा राजनीति में सक्रिय रहा और फिर 1990 से पहले ही जनता पार्टी, लोकदल, जन मोर्चा ये सब मिलकर के बेंगलोर में जनता दल का गठन हुआ था। जनता दल के गठन के बाद में 1990 में मैंने जनता दल की ओर से मेरे गृह निर्वाचन क्षेत्र मंडावा झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से मैं पहली बार विधायक बना। और राजस्थान में कोएलिशन गवर्नमेंट थी जनता दल और बीजेपी की। उस सरकार में मैं परिवहन मंत्री था, तकनीकी शिक्षा मंत्री था। उसके बाद में फिर एक नई राजनीतिक परिस्थिति बनी और अजीत सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। ये बातें 1994 की हैं। उसमें मैं राजस्थान में जनता दल का अध्यक्ष था और मेरे अध्यक्षता में ही यहाँ विलय हुआ कांग्रेस में, यहाँ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में। और 1994 से मैं अब तक आई थिंक करीब 28 वर्ष हो गए मैं कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रहा हूँ। अभी एक नई जिम्मेदारी आपको दी गई बीसू का उपाध्यक्ष के तौर पर। हालांकि कई नाम चर्चाओं में थे, लेकिन आपके नाम पर, आप पर भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? एक कार्यकर्ता के रूप में या एक सक्रिय सदस्य के रूप में मैं कार्य करता रहा हूँ। मैं चौथी बार AICC का भी सदस्य हूँ। तो मुझे लगता है कि सरकार में, संगठन में मैंने जो पार्टी में सेवाएं दी, उसके चलते पार्टी नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। जहाँ तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज से 47 वर्ष पहले 1975 में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और 20 सूत्री कार्यक्रम का मकसद जो समाज का वंचित तबका है, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनका सालों साल से आर्थिक शोषण होता रहा है, उस शोषण को रोकना, गरीबी तो हटाना, गरीबी के अलावा उनके हर तरह के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण हो रहा था उसको रोकना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हुआ। और तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 2006 और 7 में संशोधन भी हुआ और फिर 2007 से लागू किया गया। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में राजस्थान देश भर में अव्वल राज्यों में रहा है और अभी भी यहाँ अच्छा कार्य चल रहा है। लेकिन मैं अभी कुछ जिलों में गया हूँ जहाँ मैंने जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसमें करीब 15 से 16 मद ऐसे हैं जिनकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। और इसके साथ में जो राजस्थान सरकार के जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो ध्वज वाहक हमारी जो योजनाएं हैं, उनकी मॉनिटरिंग का काम भी 20 पॉइंट
प्रोग्राम में आता कांग्रेस है। इसे लेकर आई थी और अभी जैसे कि आपने बताया कि काफी साल हो गए हैं लगातार इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन आज की अगर हम बात करें कितना महत्व आपको लगता है, क्योंकि अब फंक्शनरी में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसमें कितना बदलाव आप पाते हैं? आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से इसे लाया गया था वो उद्देश्य आज भी सार्थक है और बखूबी इसे पूरा किया जा रहा है? निश्चित रूप से आज भी 20 सूत्री कार्यक्रम पूरी तरह से प्रासंगिक है और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी इसकी ज़रूरत है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश में गरीबी को हटाने के लिए काम नहीं हुआ। विरोधी लोग कुछ भी कहें, लेकिन देश में गरीबी भी कम हुई है, गरीबों की संख्या भी कम हुई है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, शोषण भी रुका है। लेकिन सवाल ये है कि देश की आज़ादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 38 करोड़ थी और आज हमारी जनसंख्या 138 करोड़ है। तो कई लोग कहते हैं भाई गरीब अभी भी हैं, तो एक तो 38 करोड़ में गरीबी की हालत थी, 138 करोड़ उसमें। अच्छा, गरीबी भी कई तरह की होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गरीब थे लोग। आज तो बहुत बदलाव आया है, तो इससे गरीबी को हटाने में, मिटाने में इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है और शोषण को रोकने का कार्य हुआ है। अभी जो इसमें कार्यक्रम चल रहे हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, वो सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। आवास की ज़रूरत सबको है, गांव के लोगों को और ज़्यादा है, गरीब लोगों को। शहर में भी इस आवासीय योजना इस 20 सूत्री कार्यक्रम है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए। इसी तरह से जल जीवन मिशन है, पीने का पानी, स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाना, तो ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इसी तरह से रोजगार के अवसर पैदा करना, चाहे ग्रामीण विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेगा के द्वारा। इसी तरह से शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वो लाइफ लाइन है, मैं कह रहा हूँ गाँव की। मैं 42 साल से राजनीति में हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, उसमें जितनी अच्छी सड़कें और जिस तरह से सड़कों का जाल पूरे देश भर में गाँव में बिछा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। राजस्थान में भी इस दृष्टि से काफ़ी काम हो रहा है। इसी तरह से बिजली पहुंचाना, गाँवों के अंदर बिजली पहुंचाना, किसानों को कनेक्शन देना, ये सब योजनाएं इस 20 सूत्री कार्यक्रम में हैं। महिलाओं से संबंधित कार्य हैं, युवाओं से युवा संबल के कार्य हैं, जो ST SC के लोग हैं उनकी मदद करने के कार्य हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी मदद करने के, छात्र नौजवानों लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की, इस तरह की इसमें जो व्यवस्था है। तो ये एक तरह से ये बहुत ही अच्छा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लोगों को कहना चाहिए सशक्त बनाने, मजबूत बनाने का अच्छा कार्य है। और मुझे थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार इसमें थोड़ी रुचि कम ले रही है। जैसे मैंने अभी इसकी जानकारी ली, अभी मई का महीना चल रहा है, मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो इसको देखते हैं, इंद्रजीत सिंह जी यादव, उनको एक पत्र भी लिखा है कि हमें जो इसके टारगेट दिए जाते हैं सालाना, पिछला वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया, तो वो टारगेट अप्रैल में आने चाहिए या मई में आने चाहिए। कई बार जून जुलाई तक टारगेट आते हैं, तो उनको अचीव करने में फिर दिक्कत होती है। जरूरतमंद जो लोग हैं उनको उसका इसलिए आपको लगता है कि केंद्र सरकार उतनी गंभीर नहीं है। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे अभी कई लोग एक बात कहते हैं विकसित देशों में कि भाई परीक्षा नहीं होनी चाहिए छोटे बच्चों की, लेकिन हमारे यहाँ तो 5वीं और 8वीं का बोर्ड है, परीक्षा नहीं होगी तो बच्चा उस पर थोड़ा ध्यान कम देता है। इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग होती थी पहले कि कौन राज्य कैसा 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में कार्य कर रहा है, लेकिन 2017-18 से इसकी रैंकिंग बंद कर दी। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया इसकी रैंकिंग शुरू करे। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो टारगेट दिए जाते हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से और राज्य और केंद्र की योजनाओं के लिए, वो 90% से ज़्यादा अचीव करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। 80 से 90 करते हैं वो अच्छा होता है, और 80 से नीचे होता है वो अच्छा नहीं होता है। फिर जब सरकार की योजनाओं का 80% ही लागू नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। राजस्थान हमेशा बहुत अच्छा श्रेणी में पहले रहा, लेकिन जब अब रैंकिंग राज्यों की हो ही नहीं रही है,
तो उससे फिर शिथिलता आती है। कोई कंपटीशन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो मैं कहता हूँ हमारे अधिकारियों को, जब जेलों में मीटिंग करता हूँ, कलेक्टर वगैरह होते हैं यहाँ भी, कि भाई अब तो हमारे समय में तो 60% मार्क्स आते थे तो ही होशियार मान लिए जाते थे, लेकिन आज तो 90% नंबर से नीचे वाले बच्चों को कोई होशियार नहीं मानता। तो हमें अब तो जिस तरह का कंपटीशन और फिर जिस तरह का माहौल है, उसमें सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ देना है, तो जो टारगेट दिए जाएं वो 90% अचीव करने ही चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि पिछले वर्ष तो थोड़ा कमी रहा है, 80 से 90 के बीच में रहा था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि 2022-23 के वित्त वर्ष में राजस्थान में जो भी योजनाएं जिनके टारगेट केंद्र से मिलेंगे, राज्य से मिलेंगे, हम 90% से ज़्यादा चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस टारगेट को पूरा करें। और डॉक्टर चंद्रभान, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभान लगातार बने हुए हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आप शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप क्या स्थिति पाते हैं उस क्षेत्र की? शुरू से ही वहाँ कांग्रेस पार्टी का अच्छा असर है, विरोधी दल भी हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें शेखावाटी क्षेत्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आप बीते चुनाव भी कई थे जो लगातार आप हारे, जीत भी आपने दर्ज की, लेकिन लगातार हार का भी सामना करना पड़ा। चुनाव लड़ने को लेकर आपकी क्या आगामी तैयारी है? कुछ ऐसा सोच कर रखा है या फिर आलाकमान जैसा जो आदेश करे? आप ठीक कह रही हैं। मैं 2-3 चुनाव बहुत मार्जिनल हारा हूँ जी। एक बार 3000 वोटों से, एक बार 3200 वोटों से, एक बार 6200 सीटें भी बदली हैं आपने? सीटें भी मैंने बदली हैं। वो राजनीतिक परिस्थितियाँ, जब पार्टी बदल गई तो सीटें भी बदल गई और जिला तक बदल गया कि मैं झुंझुनू से टोंक जिले में पहुंच गया। तो ये आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, मेरा जो चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, ये तो पार्टी को ही तय करना होगा। पिछला चुनाव तो मैंने लड़ा नहीं। अब आगे का जहाँ तक सवाल है, तो इस संबंध में तो जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। आज के दिन में कुछ ये कहने की स्थिति में नहीं। आपकी कोई पसंद नहीं है कि पसंदीदा सीट हो, या अगर पार्टी की तरफ से कहा भी जाए तो आप कह सके कि नहीं मुझे इस सीट से लड़ना है, ऐसा कुछ कोई माइंडसेट? चुनाव तो देखिए वहीं लड़ेंगे जहाँ पहले लड़ते रहे, चाहे वो झुंझुनू जिला हो चाहे टोंक जिला हो। डॉक्टर चंद्रभान, आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पीसीसी चीफ के तौर पर कमान आपने संभाली, सत्ता संगठन दोनों में काम किया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी इस कार्यकाल में देखने को भी मिली है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में आप मानते हैं या आपको लगता है कि अब इसमें बदलाव हो चुका है, जो ये सवाल उठते थे? गुटबाजी तो देखिए राजनीति में रहती है, लेकिन अब पार्टियों में गुटबाजी पहले के बजाय ज़्यादा है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में भी गुटबाजी, लेकिन हमारे सामने जो दूसरी जो कहना चाहिए कि प्रमुख विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, गुटबाजी वहाँ भी कम नहीं है। देखिए, राजनीति में एक ग्रुप पॉलिटिक्स होती है। यदि किसी अच्छे कोज के लिए वो ग्रुप बनता है और प्रेशर पॉलिटिक्स करता है पार्टी के अंदर, तो मैं उससे कोई गलत नहीं मानता। लेकिन कई लोग केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यदि पार्टी में गुटबंदी करते हैं और पार्टी के अनुशासन में नहीं रहते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तो निश्चित रूप से पार्टी को भी नुकसान होता है और कार्यकर्ता जो है वो भी हतोत्साहित होता है, उससे पार्टी का नुकसान होता है। हमारे अंदर इस बात को लेकर के ग्रुप बने कि भाई हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, हम कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा कैसे बनाएं, हम कांग्रेस के संगठन को ज़्यादा सक्रिय कैसे करें, हम जनता के मुद्दों को कैसे उठाएं, हमारी सरकार के जो जनहित के जो निर्णय हैं या जनहित की जो योजनाएं उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाएं,
और कैसे कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा सक्रिय करें और जनता के जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ और कैसे मजबूती से हम लड़ाई लड़ें, इसको लेकर के यदि पार्टी में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, तो मैं उसे स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि केवल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई यदि गुटबाजी करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसी गुटबाजी को हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य कहना चाहूँगा कि इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है और दूसरी पार्टी में भी। ठीक है, आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता के नाते लाइमलाइट से भी अक्सर दूर रहते हैं, जैसा कि आपको देखा भी है, आपकी जिस तरह की कार्यशैली रही है। अभी हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां कांग्रेस का प्रदर्शन था, मंच पर दिग्गज थे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे थे। क्या उनसे इतना जुड़ाव है या कभी ऐसा साथ आए या फिर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ऐसी आपकी आदत में नहीं रहा है? जो हमारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है उसने मेरे पास एक पास भेजा था। वो जो पास मुझे दिया गया था उसमें मुझे बैठने के लिए कहा गया कि आप इस जगह पर बैठेंगे। तो एक पार्टी में एक अनुशासित कार्यकर्ता कह दो या पार्टी का वरिष्ठ नेता भी हूँ, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मैंने उनके जो निर्देश थे उनकी पालना की। डॉक्टर चंद्रभान, आपको जाना जाता है खरी खरी कहने के लिए। 2013 में भी जो शिविर हुआ था उसमें भी आपने खरी खरी कहा था उस वक्त की स्थिति क्या है कांग्रेस की। परिणाम भी ठीक है, जैसी स्थिति थी वैसे आ गए, या जो भी कह सकते हैं इसके लिए। आज के वक्त की अगर बात करें तो आपकी नज़र में कांग्रेस की स्थिति क्या है? चिंतन शिविर में सबसे बड़ा विषय चिंता का क्या रहेगा? ये एआईसीसी का चिंतन शिविर है और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया तय कर दिया है। अब उस क्राइटेरिया में हम लोग आते नहीं हैं, हम तो एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है। उन्होंने सिटिंग पीसीसी प्रेसिडेंट्स को ही बुलाया और भी कई लोगों को बुलाया है, लेकिन मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं अजय माकन जी हैं, या जो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, और दूसरे जो हाई कमान के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आगे भेंट करेंगे तो जो मैं सोचता हूँ और मेरे पास जो फीडबैक है वो मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैंने अभी 3 जिलों का दौरा किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के ये क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष के नाते मैंने इस बात को महसूस किया है और तीनों ही जिलों में 3-3 घंटे की बैठकें, लंबी बैठकें हुई। जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, इसकी जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं और उनके जो जनहित के फैसले हैं उनकी लोग तारीफ़ करते हैं और उनसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जैसे मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की आपको बात बताऊं, जैसे और भी जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधी जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। अब सवाल यही है कि ये जो योजनाएं हैं, अभी भी हमारे पास चुनाव में तो आपने जो सवाल किया 1.5 साल का समय, इनको यदि हमारी सरकार और ये ब्यूरोक्रेट्स सभी लोग बहुत अच्छी तरह से यदि उनको लागू करके नीचे तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमारी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा रोल है, सब मिलजुल के करते हैं, उनका सही प्रचार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार वातावरण जो है वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पक्ष में है। अब क्योंकि चुनाव में तो बहुत समय है और चुनाव में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो और जो हमारी पार्टी संबंधी जो दूसरे सवाल आप कर रहे हैं, वो सब बातें तो मैं हमारे नेताओं को जब मौका मिलेगा तो उनके सामने मैं रखूँगा। लेकिन ये है कि ये सरकार का जो बजट आया अब की बार, इससे भी लोग इसकी भी बहुत तारीफ़ करते हैं, लोगों में बड़ी संतुष्टि है, लोगों को बहुत राहत मिली है। कोरोना काल में भी सरकार ने अच्छा काम किया, उसको भी लोग मानते हैं। तो फिर जब सरकार जनहित में फैसले भी ले रही है, लोगों को सुविधाएं भी दे रही है, लोगों की मदद भी कर रही है, बिजली पानी का इंतज़ाम भी अच्छा है, सड़कें भी अच्छे हैं,
शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी है और चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना काम राजस्थान सरकार ने किया है ये एक मॉडल स्टेट है। मैं बीइंग ए डॉक्टर भी आपको कहना चाहूँगा कि दवा भी आपको मुफ्त मिल रही है, जांचें भी आपकी मुफ्त हो रही हैं, चिरंजीवी योजना भी है, निरोगी राजस्थान की भी एक स्कीम है, महिलाओं के लिए भी प्रसव की और दूसरी वो व्यवस्थाएं हैं और अभी तो आउटडोर नहीं इंडोर भी फ्री कर दिया है। ऐसा राजस्थान अकेला राज्य है पूरे देश में। मोदी जी ने शुरू में एक बात कही थी, आपको ध्यान रखना, जब सरकार आई थी कि हम भी ये जो राजस्थान की फ्री मेडिसिन और फीस जो जांच की स्कीम को लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया उन्होंने। और अभी राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस हॉस्पिटल से जुड़ा रहा हूँ। 6 राज्यों के मरीज यहाँ पर आते हैं, 6 राज्यों के। डॉक्टर चंद्रभान, अभी आपने जो जितनी बातें बताई बिल्कुल ये पॉजिटिव चीज़ें, ये काम किए हैं और इसका असर जनता के बीच में, लेकिन इसके बाद इसका एक दूसरा पहलू, हम अगर करौली की बात करें, अलवर की बात करें, जोधपुर में ये सब चीज़ें जो हुई, आपको लगता है कि इससे कोई छवि खराब करने की कोशिश है या इससे कोई गलत इम्पैक्ट जनता में सरकार को लेकर पड़ेगा? नहीं, इसको लेकर के जनता सरकार के खिलाफ नहीं है। अब जनता धीरे धीरे समझने लग गई है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जो ही चुनाव आते हैं उससे पहले दंगा फसाद भी कराती है और पोलराइजेशन का काम करती है और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा उनको जो कोई आधार नहीं दिख रहा है कि ऐसा तो कुछ बीजेपी ने यहाँ राजस्थान में किया नहीं। गुटबाजी भी यहाँ पर चरम पर रही वो और कोई विपक्ष की भूमिका ही बहुत अच्छी नहीं निभाई, तो उन्हें उम्मीद जो है पोलराइजेशन से। इसलिए लोगों में ये बात है कि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सोची समझी रणनीति के तहत, एक एजेंडे के तहत ये सब करेगी। अब बताइए कि कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। मैंने कहा देखिए कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस ने कभी दंगा फसाद नहीं फैलाया। कांग्रेस ने दंगा फसाद सांप्रदायिकता को हमेशा रोकने का काम किया है। देश के आज़ादी के समय से, गांधी जी के टाइम से लेकर आज तक ये सब काम भारतीय जनता पार्टी और ये जो आरएसएस के लोग हैं ये हमेशा कराते रहे। अच्छा, फिर जब राजस्थान में हमारी सरकार है, खुद कांग्रेस की सरकार है, तो फिर कांग्रेस दंगा फसाद कराएगी, चाहे वो जोधपुर हो चाहे करौली। ये कि एक साधारण सा आदमी भी इस बात को समझ सकता है। तो ये तो इन लोगों का एजेंडा है, बीजेपी वालों का, इसको लोग समझते हैं। इसलिए इससे सरकार की अच्छा छवि पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। फिर लोगों का मुख्यमंत्री जी में विश्वास है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से सेकुलर आदमी हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री पूरी तरह से सक्रिय भी हैं। आप देखिए किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, न करौली में हुई, न वो अलवर में मंदिर की बात करते हैं, न आप ये जोधपुर में कोई इस तरह का दंगा फैला। अब अलवर में मंदिर की तोड़ने की बात हो तो बीजेपी का ही बोर्ड था, उन्हीं का फैसला था, फिर भी हमारा नाम लेते हैं। यानी आप ये कह रहे कि छवि खराब करने की कोशिश है करते हैं। आपको एक बात एक लाइन में पहले भी मैंने नोट किया, आप बताइए कि कांग्रेस पर तो ये बहुत आसानी से आरोप लगाते हैं। आप मुझे बताइए कि जयपुर में वसुंधरा जी के समय में कितने मंदिर टूटे, हमने कभी उसको मुद्दा नहीं बनाया। वो जो भारत शर्मा था वो इन्हीं का आदमी था जो मुद्दा बनाते थे, तो कांग्रेस ऐसा नहीं करती। अच्छा, मान लीजिए कहीं डेवलपमेंट का कोई काम करना पड़ता है तो कहीं मंदिर वगैरह को शिफ्ट कर दें, शिफ्ट होने के भी नियम कायदे हैं, हमारी धार्मिक जो व्यवस्थाएं उनमें भी नियम कायदे हैं प्राण प्रतिष्ठा के, तो उसको लेकर हम मुद्दा नहीं बनाते। इन्हीं का बोर्ड तो फैसला लेता है कि मंदिर को तोड़ना है, यही मंदिर को तोड़वाते हैं और चार्ज कांग्रेस पार्टी पर लगाते आपने हैं। जितनी सरकार के कामकाज की तारीफ की, जो 3.5 साल का कार्यकाल है, उसके आधार पर क्या हकीकत बताइए, तारीफ नहीं की, हकीकत बताइए। 2023 कांग्रेस के लिए शुभ रहेगा, विधानसभा 2023। आप अब इस आधार पर आप मानते हैं कि हाँ एक बार फिर वापसी होगी? हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि 2023 भी कांग्रेस के लिए शुभ रहे और 2024 भी शुभ रहे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, तो फायदा भी मिल सके या जीत मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रभान हमारे शो में आने के लिए, बातचीत के लिए। तो बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, जिनका कहना यही है कि ये जो योजनाएं हैं बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा करेंगे, जो लक्ष्य तय किया गया टारगेट उसे भी पूरा करने की कोशिश उनकी रहेगी और भी तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर चंद्रभान ने दिए। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।